हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 9th का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, ये चैप्टर ना पूरी केमिस्ट्री का बेस है। अगर इस चैप्टर को आपने इंटरेस्ट लेके पढ़ लिया ना तो आपको पूरी केमिस्ट्री बहुत इजी लगने वाली है। ठीक है, तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझेंगे, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल समझेंगे और इस चैप्टर को एकदम फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर का मतलब क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मैम ये मैटर क्या होता है। देखो, आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं। ये मेरे पास पेन है, ये मेरे पास बॉटल्स है, मेरे पास कितना कुछ है मेरे आसपास। ये सब किन चीजों से मिलके बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या बना है? मैटर बना है। तो बहुत सारे मैटर से मिलकर, जैसे ये पेन है, इसमें लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या मिलके बनाते हैं? मैटर। तो मैटर क्या है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। और हमारे आसपास जो भी चीजें हैं सब किससे मिलके बनी है? मैटर से। फॉर एग्जाम्पल, पेन हो गया, कितना कुछ हो गया, वाटर हो गया। मतलब आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं सब किससे मिलके बनी है? मैटर से मिलके बनी है। अब एक चीज आती है कि हम पेपर में ऐसे तो लिख के आएंगे नहीं कि ये छोटे पार्टिकल हैं और हर चीज इससे मिलके बनती है। हम इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन रीड करेंगे। तो क्या है हमारे पास डेफिनेशन? देखो, एनीथिंग विच हैज मास, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर क्या हो? मास हो। मास मतलब वेट। अब ये पेन है, पेन का कुछ वेट तो है ना मेरे पास। तो एनीथिंग विच हैज मास ऑक्यूपाइज स्पेस, और उसके अंदर क्या हो? स्पेस हो, मास हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, तो पेपर में हम क्या डेफिनेशन लिख के आएंगे? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने बताया आपको, हमारे आसपास की चीजें ले लेते हैं। एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब जितने भी सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, हमारे आसपास जो कुछ भी है सब कुछ किससे मिलके बना है? मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये सब किससे मिलके बना है? मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो, शुगर, मिल्क आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर बिकॉज ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस। ये सब क्या है? तरह तरह के मैटर है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है? एक स्पेस है, इनके अंदर क्या है? एक मास है। ठीक है, अभी आप इसको उठाओगे आपको कुछ मास लगेगा, वेट लगेगा, तो ये क्या है? स्पेस है, और इनके अंदर क्या है? मास है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? मैटर। तो पेपर में ये क्वेश्चन पक्का से 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब मैटर एंड डिस्क्राइब की उसके थोड़े से एग्जाम्पल्स बता दो। तो एग्जाम्पल जो आपको अपने आसपास दिखे सबका नाम लिखाना। ओके, चलो, मॉडर्न साइंटिस्ट उन्होंने मैटर को 2 वेज में क्लासिफाई किया। कितने वेज? 2 वेज। कौन कौन से हैं? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे कि जो चीजें हमें दिख रही हैं, जो चीज फिजिकली हो रही है। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, तो यहां लिख देती हूं, पेपर में आप इसको भी लिख के आ सकते हो, व्हाट इज मैटर में। ओके, कि हम मैटर को किस में क्लासिफाई करते हैं? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, इस चैप्टर में ना हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो ये कौन से चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जो हमारा चैप्टर 2 है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें हम इस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज समझ आ गई, मैटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में, फिजिकल, केमिकल। ओके,
ठीक है, ये चीज भी मैटर की, अगर मैटर की डेफिनेशन आती है तो ये चीज भी आपको जरूर लिख के आनी है। क्या है ये, देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर क्या, किससे मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, बहुत छोटे छोटे, समझ लो बहुत छोटे पार्टिकल्स है, तो इन सब से क्या मिलके बना है, मैटर। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से, जैसे हम बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से क्या मिलके बनता है, मैटर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, मैटर बनता है। द पार्टिकल्स विच मेड अप ऑफ मैटर आर सो स्मॉल। अब जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के अंदर, ये क्या होते हैं, सो स्मॉल। क्या होते हैं, सो स्मॉल। We cannot see them even with a high power microscope। इनको ना देखो, हम अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते, साथ ही साथ हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं देख सकते। ठीक है, मैटर को हम आंखों से भी नहीं देख सकते, ना ही हाई पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अब आपको समझ आ गई। मैटर इज मेड up of tiny particles। ठीक है, ये भी अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो ये भी पॉइंट्स में बना के लिख कर आना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम ना, देखो आप सोच रहे होगे कि कब से आप पार्टिकल्स की बात किए जा रहे हो, अब ये भी तो बताओ कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स की कैरेक्टराइजेशन क्या है, मतलब पार्टिकल्स की कुछ बातें बताना है ना। तो कैरेक्टराइजेशंस ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। पार्टिकल देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या बनता है, मैटर बनता है। तो पार्टिकल्स की फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन क्या होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। The particles of matter have spaces between them। अब जो particles of matter है ना, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। भले ही वो स्पेस बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, सॉलिड के केस में तो नेग्लिजिबल ही होता है, लेकिन होता जरूर है। देखो समझो, मैं आपको सॉलिड की बात करूं, सॉलिड में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिजिड होता है सॉलिड। अगर मैं इस पेन को चाहूँ तो मैं इसको तोड़ सकती हूँ, नहीं तोड़ सकती, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है, लेकिन बहुत कम होता है। अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, तो देखो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, दूर दूर स्पेस होता है। ठीक है, और गैसेस में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही होता है, एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, है ना। तो ये क्या मतलब हुआ कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस होता है, चाहे ही वो बहुत कम हो, लेकिन होता जरूर है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, ये एक जगह पे कभी भी नहीं रुकते हैं। ठीक है, अभी हम इनके एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं, आपको समझ आता जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, कॉन्स्टेंटली मूविंग का मतलब क्या है, सब कुछ समझ आएगा। ओके, फोर्थ कैरेक्टराइजेशन, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो सॉलिड के केस में अट्रैक्शन देख रहे हो कितना ज्यादा है, एक पार्टिकल दूसरे से चिपक के बैठा हुआ है। लिक्विड के केस में अट्रैक्शन जरूर है लेकिन कम है ना, लेकिन अट्रैक्शन जरूर है। गैस के फेज में भी देखो दूर दूर है लेकिन अट्रैक्शन जरूर है। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अभी इसके हम वो भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है,
देखो इसका मतलब क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसको ना हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, पेपर में भी आपको वही लिख के आना है, ठीक है। सी, समझो आपके पास ना एक बीकर है, ठीक है, आपके पास एक बीकर है, उसमें क्या है, वाटर है, क्या है, पानी है, वाटर है, ये हमने वाटर बना दिया, ठीक है। अब ना मैंने क्या डाला, पानी में ना मैंने शुगर मिक्स कर दी। अभी वाटर का लेवल कितना है, इतना, ठीक है, वाटर यहां तक है। अब एक दूसरा बीकर लेती हूं, उसमें मैं क्या मिक्स कर देती हूं, शुगर, ठीक है। देखो ये मेरे पास वाटर है, ठीक है, ये मेरे पास वाटर है। अब यहां पे मैं क्या मिक्स कर दूंगी, शुगर, चीनी, इसमें मैंने ना चीनी डाल दी। अब यहां से एक चीज देखो कि जितना इसका लेवल था ना पानी का, उतना ही इसका होगा, मतलब इक्वल। पहले जितना पानी का लेवल था इतना था, अभी भी चीनी डालने के बाद भी आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम पानी का लेवल बढ़ जाना चाहिए अगर हम चीनी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो जो चीनी के पार्टिकल होंगे, जो शुगर के पार्टिकल होंगे, वो क्या करेंगे, इनके बीच में आके बैठ जाएंगे, इनके बीच में आके बैठ जाएंगे, है ना। तो अब जो हमारे पास शुगर थी, शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स में आके बैठ गए, तो स्पेस तो था तभी आके बैठे ना, वरना क्यों बैठते। तो अब देखो जितने पार्टिकल्स थे वो जाके शुगर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स में बैठ गए। तो अब यहां से क्या हुआ, कोई भी इनका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, जितना इसका लेवल था उतना ही इसका लेवल है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चला यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है ना, उसमें क्या होता है, स्पेस होता है। अगर पानी के पार्टिकल्स में स्पेस ही नहीं होता तो वो चीनी के पार्टिकल्स को अपने अंदर कैसे ऑब्जर्व करता, ठीक है। तो यहां से ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको देखो, हम इसको ऐसी फॉर्म में लिख के आएंगे। सी, पेपर में अब आपको ड्राइंग बनानी है, पहले तो दोनों बीकर बना के दिखाने हैं, देन उसमें लेवल दिखाना है पानी का, देन उसके बाद ये थ्योरी लिखनी है। ओके, थ्योरी क्या कहती है, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव सम स्पेसेस। पानी के पार्टिकल्स में स्पेस था, जो मैंने अभी आपको बताया। बिटवीन देम व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड, जब उसमें चीनी डाली, जब शुगर डिसॉल्व करी वाटर में, तो जो उसके क्रिस्टल्स थे ना वो सेपरेट हो गए इनटू फाइन पार्टिकल्स। जो शुगर थी, समझो ये शुगर है, शुगर डाली पानी में, पानी में डालते ही शुगर के क्या हो गए, पार्टिकल्स सेपरेट हो गए, ठीक है। तो शुगर के पार्टिकल्स सेपरेट हो गए। These particles of sugar go into the spaces between the various particle of water. अब जो पानी के वाटर के जो पार्टिकल्स थे, उनके बीच में जाके शुगर के पार्टिकल्स ऑब्जर्व हो गए, बैठ गए उनके बीच में जाके, समझो। ड्यू टू विच देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन इट। तो इसकी वजह से ही जो पानी का वॉल्यूम पहले था वही पानी का वॉल्यूम अभी है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम सेम रहा, ठीक है। तो पेपर में ये थ्योरी जरूर लिखकर आनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपना दूसरा एग्जाम्पल है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक चीज समझो, आपने ना रूम फ्रेशनर को छिड़क दिया, ठीक है, रूम फ्रेशनर आपने अपने पूरे रूम में छिड़का, देन आपने देखा कि जो साथ बिल्कुल आगे जाके जो बैठा हुआ है उसके तक भी वहां पे उसकी फ्रेगनेंस आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि रूम फ्रेशनर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते करते कहाँ जा रहे हैं, हर जगह पूरे रूम में फैल रहे हैं, है ना। तो ये क्या कहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, अगरबत्ती। अगरबत्ती कहाँ जल रही होती है और उसकी स्मेल, उसकी फ्रेगनेंस पूरे घर में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? देखो, अगर जैसे अगरबत्ती है, अगर उसकी पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते तो सिर्फ यहाँ तक फ्रेगनेंस रहती है ना, लेकिन उसके पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो पूरे जगह पे देखो, पूरे घर में उसके फ्रेगनेंस फैल जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ओके, अब देखो
एग्जाम्पल्स में ये तो लिखा होगे, साथ में थ्योरी भी लिखनी होती है तभी मार्क्स मिलते हैं। 9th क्लास में आ चुके हैं अब हम, हमें थ्योरी खुद से बनानी भी होती है और लिखनी भी होती है। ओके, तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी लाइट और बर्न, जब हम किसी अगरबत्ती को जलाएंगे, एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, इज वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रूम, इट्स फ्रेगनेंस, उसकी जो फ्रेगनेंस है, उसकी जो स्मेल है, प्लीजेंट स्मेल है, वो पूरे होल रूम में फैल जाएगी, स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रूम फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, है ना। हमने यहाँ पे छिड़का, पूरे रूम में खुशबू फैल गई, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं बेटा जी, मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल समझ आ गया। नेक्स्ट पे चले, देखो एक चीज और पढ़ लो, द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक प्रोड्यूसेस गैसेस और वेपर्स हैविंग प्लीजेंट स्मेल। अब जो ये वो होती है ना, अगरबत्ती जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, बहुत अच्छी खुशबू प्रोड्यूस करती है, फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करती है। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस। तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एकदम से सारी डायरेक्शन में फैल जाते हैं। ओके, ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर इन द रूम एंड रीच एवरी पार्ट ऑफ रूम क्विकली। तो पूरे रूम में एकदम से जो भी पार्टिकल्स होते हैं अगरबत्ती के या रूम फ्रेशनर के, उसके पार्टिकल मूव करते हैं तो पूरी की पूरी रूम में वो क्विकली फैल जाते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या है, मूव करते हैं। तो हम यहां से क्या समझेंगे, पार्टिकल्स आर मूविंग। ठीक है, तो यहां से ये चीज समझ आ गई, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा एग्जाम्पल देखने वाले हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है कि डिस्क्राइब करो कि कैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, समझो मेरे पास ना एक चौक है, एक चौक ले लिया मैंने, क्या है ये, चौक है। दूसरे में समझो मेरे पास क्या है, एक आइस का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, आइस क्यूब है। तीसरे में समझो मेरे पास क्या है, एक आयरन नेल, आयरन नेल बोले तो कील है ना, तो आयरन नेल। अब एक बात बताओ, आप आयरन नेल को हथौड़े से मार रहे हो, हैमर से आप उसको हिट कर रहे हो, क्या आप इसको तोड़ सकते हो, दो पार्ट में कर सकते हो, नहीं कर सकते। हम इसको शेप चेंज कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे हम फोर्स देकर, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। अब एक तरफ आया आइस क्यूब की बात, आपने इसको हैमर से तोड़ा, ठीक है, तो इसके क्या हो गए, छोटे छोटे क्यूब्स हो गए। भले ही इसको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने कर तो लिया ना। तो इसमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें भी, लेकिन आयरन नेल के मुकाबले बहुत कम है। अब मेरे पास चौक है, चौक को मैंने लिया, तोड़ दिया, टूट गया, है ना, कोई उसमें कुछ लगा, हमारा कोई मेहनत लगी, नहीं लगी ना। तो इससे मेरा क्या मतलब है कि जो चौक के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करके बैठे हैं। देखो, एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करके बैठे हैं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं करके बैठे। अगर ये देखो आयरन नेल का, देखो सी, आयरन नेल के पार्टिकल्स में क्या है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे हुए हैं, तो इनको तोड़ना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। हमने वो देखी थी ना कि यूनिटी है अगर जहां पर, तो उसको तोड़ना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मेरे पास चौक है, चौक के पार्टिकल्स में भी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी अट्रैक्ट करके बैठे एक दूसरे को, लेकिन इनमें अट्रैक्शन बहुत कम है। ठीक है, तो इसकी हम थ्योरी कैसे लिखेंगे वो भी देखो। इफ वी टेक अ पीस ऑफ चौक, अगर हम पीस ऑफ चौक लेते हैं और एक क्यूब ऑफ आइस लेते हैं और एक आयरन नेल लेते हैं, अब हम उसको ना हैमर से बीट कर रहे हैं, ठीक है,
we will find that it is very easy to break the piece of chalk. हमने क्या देखा कि चौक को तोड़ना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट भी जाता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ चौक इज क्वाइट वीक. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, चौक में कम है. चौक में अट्रैक्शन क्या है, कम है, ठीक है. फॉर आइस इट इज बिट स्ट्रॉन्गर. आइस के केस में थोड़ा सा ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. लेकिन जब हम बात करते हैं कील की, आयरन नेल की, लोहे की, तो उसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. तो इससे हमें क्या पता चला कि ये लोग जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके तो बैठते हैं, लेकिन कोई कोई में कम अट्रैक्शन होता है, कोई कोई में ज्यादा अट्रैक्शन होता है. समझ आ गया. थ्योरी नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया. मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर क्या होता है. फिर हमने क्या पढ़ा, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, इसके बारे में पार्टिकल्स. फिर हमने किस बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. फिर हमने क्या देखी, हमने देखे एग्जाम्पल्स. जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनके हमने क्या देख लिए, एग्जाम्पल्स देख लिए. तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया है, ये 4 चीजें कवर कर ली है. इसको अच्छे से रिवीजन करके आना है, देन ही सेकेंड क्लास आपको समझ अच्छे से आ पाएगी, ठीक है. थैंक यू.